बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। अमेरिका के सदर जो ये कहते हैं कि हम जीत रहे हैं, और वो पहले कहते रहे कि जो स्टेट ऑफ हुर्मज़ है वो हम खुलवा कर रहेंगे या खुलने वाली है। इस दौरान जो अमेरिका का मीडिया है, जिस तरह एक्सिस न्यूज़ है, उसने हमें गुज़श्ता रोज़ ये बताया कि अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात के दौरान जो स्टिकिंग पॉइंट्स थे, उसमें से नंबर वन ये था कि जो यूरेनियम की इनरिचमेंट है वो रोकी जाए, और जो इनरिच यूरेनियम ईरान के पास है उसके मुल्क के अंदर उसको रिमूवल किया जाए, और फिर वो जो उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उनको डिसमेंटल किया जाए। तो नंबर वन इसका मतलब है कि एट द एंड जो न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ी हुई चीज़ें थी वही थी। और नंबर टू, उन्होंने कहा कि डिसाइडिंग हाउ मच ईरानियन मनी विल बी अनफ्रोजन, यानी जो एसेट्स की बात हो रही थी और ईरान कह रहा था कि उसको अनफ्रीज किया जाए, वो कितने किए जाएं ये भी एक डिबेट का था। और एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो री ओपनिंग ऑफ स्टेट ऑफ हुर्मस था, एंडिंग फीस, रीजनल सिक्योरिटी डील इंक्लूडिंग एंडिंग सपोर्ट फॉर ग्रुप्स। तो वही जो हम कल से बात कर रहे थे कि इन तीन बुनियादों के ऊपर ही बात फंसी हुई, और सबसे ज़्यादा जो है वो यूरेनियम या न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ी हुई चीज़ें थी। अब ये जो स्टेट ऑफ हुर्मस है, स्टेट ऑफ हुर्मस के हवाले से बातें अपनी जगह के ऊपर होंगी। और जनाब ट्रंप साहब जो हैं उन्होंने कल इंटरव्यू दिया फॉक्स न्यूज़ को, जो उनका पसंदीदा चैनल है, और उन्होंने कहा कि मैं ईरान को एक दिन के अंदर ख़त्म कर सकता हूं। और उनका जी 1 घंटे में उनकी हर चीज़, उनका एक एक बिजली घर तबाह कर सकता हूं। ऐसा किया तो उन्हें दोबारा तामीर करने में 10 साल लग जाएंगे, और ईरान को दिखाने के लिए उनका सिर्फ एक पुल तबाह किया था। तो उसके बाद उन्होंने फिर इस उम्मीद का भी इजहार किया कि ईरान मुज़ाकरात पर वापस आएगा और वो सब कुछ देगा जो हम चाहते हैं। अब सवाल ये है कि वो क्या अमेरिका चाहता है, क्या न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से है। फिर उन्होंने कहा कि ईरान को इस बात की इजाज़त नहीं देंगे कि वो अपनी पसंद के ममालिक को तेल बेचकर पैसे कमाएं। सबको तेल फ़रोख्त होगा या फिर किसी को भी तेल फ़रोख्त नहीं होगा। तो ये अमेरिका की जो एक ख्वाहिश थी, जिस हवाले से वो कह रहे हैं कि जनाब ये सारा कुछ होगा या वो कर सकते हैं, तो उसके बाद अचानक से एक चीज़ होती है, और उस चीज़ के हवाले से ये अपनी जगह पे है कि हमने ये देखा कि ईरान की तरफ से ख़ासकर जो उनकी इंफॉर्मेशन काउंसिल के हेड हैं, और उन्होंने इस हवाले से एक लिखा, इलियास हजराती ने, कि देखिए जनाब ट्रंप साहब को, कि ईरान वेनेजुएला नहीं है। और वेनेजुएला का मॉडल इसलिए है कि वो खुद टीवी के ऊपर कह चुके हैं कि जिस तरीके से हमने वेनेजुएला के हवाले से किया, तो उन्होंने कहा जी हम ज़रूर ईरान का भी करेंगे, लेकिन उसके ऊपर जो है वो टाइम होगा, लेकिन टाइम लगेगा। इसके बीच में जो सबसे अहम खबर है वो अमेरिका के सदर की जानिब से एक ट्वीट आया, या एक सोशल मीडिया के ऊपर पैगाम आया, जिसमें उन्होंने सादा लफ्ज़ों के अंदर, पहले तो ये जो पाकिस्तान के अंदर मुज़ाकरात हुए उन मुज़ाकरात के हवाले से बात हुई, तो उनका देखिए जी मुलाकात अच्छी रही, ज़्यादातर निकात के ऊपर इत्तेफाक हो गया था, लेकिन वाहिद नुक्ता जो सबसे अहम था, यानी जौहरी मामला, उस पर इत्तेफाक नहीं हो सका। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अब उन निकात की बात करते जाएँ तो न्यूक्लियर प्रोग्राम नंबर वन हमें मालूम हो रहा है। तो उनका जी आज़ादाना आमदोरफ्त के माहदे तक किसी भी वक्त जो है वो पहुँचा जा सकता है, लेकिन ईरान ने उसकी शायद इजाज़त नहीं दी, और सिर्फ ये कहकर रुकावट डाली कि शायद कहीं कोई बारूदी सुरंग हो जिसके बारे में सिर्फ ईरान को इल्म है। तो अब उस बारे में उन्होंने कहा जी अमेरिका जो है उसने स्टेट ऑफ हुर्मस के अंदर तमाम जहाज़ों की नाकाबंदी शुरू करने का हुक्म दिया है, जो आबनाए हुर्मस में दाखिल होने या वहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। साथ ही ट्रंप ने लिखा कि उन्होंने अमरीकी बहरिया को हिदायत दी है कि वो बैनुल अक़वामी पानियों में हर उस जहाज़ को तलाश करे और रोके जिसने ईरान को टोल अदा किया हो। और उनका जी अमरीकी बहरिया जो है वो जल्द ही ईरानियों की बिछाई हुई बारूदी सुरंगों को तबाह करने की कोशिश करेगी। तो नंबर वन, कि अमरीका जो खुद से ये कह रहा था कि जो स्टेट ऑफ हुर्मस है उसको खोला जाए, अब अमेरिका खुद उस स्टेट ऑफ हुर्मस को बंद करने की बात कर रहा है। तो आखिर ऐसा क्या है जिसकी बुनियाद के ऊपर ये नाकाबंदी जल्द शुरू करने के हवाले से उन्होंने बात की है। अच्छा, फिर एक चीज़ जो और हुई वो ये थी कि ट्रंप ने फिर इस हवाले से कहा कि जो नेटो है उसने भी स्टेट ऑफ हुर्मस को खुलवाने में मदद की पेशकश की है। और फिर उन्होंने कहा कि जो बरतानिया है वो भी इस आबनाए हुर्मस में खुलवाने के लिए उसका जो है वो साथ देगा, दीगर ममालिक भी भेज रहे हैं।
اب برطانیہ کے حوالے سے انہوں نے دعویٰ کیا، لیکن اس کے فوراً بعد جو ہے وہ برطانیہ نے اس بات کی تردید کر دی اور انہوں نے کہا کہ ہم اس بات کے حوالے سے اس میں شامل نہیں ہیں۔ اب اس میں دو چار باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ٹرمپ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی کوڈ ٹیک آؤٹ ایران ان ون ڈے، ان کے لیے میں ایران کو ایک دن میں تباہ کر سکتا ہوں، تو اس وقت بہت سارے لوگوں کا یہ انالیسز ہے کہ خاص کر کہ جب آپ جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسٹریٹ آف ہرمز کی بندش کی طرف جا رہے ہیں یا اس کی ناکہ بندی کی طرف جا رہے ہیں، تو آپ بنیادی طور پہ ایک ملٹری ایکشن کا سگنل دے رہے ہیں کہ امریکہ ایک بار پھر ملٹری ایکشن کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو پہلے والا جو ملٹری ایکشن ہے وہ کیا حاصل ہوا جو اب آپ دوبارہ اس طرف جائیں گے، نمبر ون۔ نمبر ٹو، جو ایران کی فوج ہے وہ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ جو اس وقت اسٹریٹ آف ہرمز ہے وہ کھلا ہوا ہے اور تمام جو سویلین ویسلز ہیں وہ وہاں سے گزر سکتی ہیں، لیکن ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جو وہاں پہ فوجی یا عسکری ہیں ان کے حوالے سے شاید اس طرح سے جو اجازت ہے وہ ابھی تک نہیں ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات کہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر ایک پوٹینشل ملٹری ایکشن کے حوالے سے ایران کر رہا ہے، تو پھر الجزیرہ نے ایک انالیسس کیا کہ ایران ملٹری وونٹ ہیزیٹیٹ ٹو شوٹ ایٹ یو ایس شپس ان ہرمز، یعنی جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو بحریہ ہے وہ جائے گی، اس کی ناکہ بندی کرے گی، تو اس حوالے سے یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ کیا ایران اس بارے میں ہیزیٹیٹ کرے گا، کیا ایران اس بارے میں رکے گا۔ میں اس کی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ایران کی پارلیمان کے ڈپٹی اسپیکر ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب ایران جو ہے وہ آبنائے ہرمز جو ہے وہ ایران کے کنٹرول کے اندر ہے اور یہاں سے گزرنے کے لیے آپ کو فیس ادا کرنی ہوگی۔ تو ایران فی الحال اس بارے میں کسی قسم کے کسی ڈر یا خوف کے بغیر اپنی تمام تر جو صورتحال ہے اس کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے۔ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ امریکہ کا یہاں پہ جو ایک ایلائی ہے وہ یو اے ای ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یو اے کے حوالے سے چیزیں اس طرح سے ہوئیں کہ وہ پاکستان سے بھی تھوڑا کھینچا کھینچا دکھائی دے رہا ہے چونکہ وہ اسرائیل کا بہت بڑا ایلائی ہے۔ تو اس چیز کو لے کر یو اے نے یہ رد عمل دیا کہ یہ جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے یہ تیل اور گیس کی ترسیل کی اس اہم آبی گزرگاہ کو بند کرنے یا محدود کرنے کا اختیار کبھی ایران کے پاس نہیں رہا اور یہ راستہ کبھی ایران کا رہا ہی نہیں کہ وہ اس کو بند کر سکے۔ اب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یو اے ای بہت غصے کے اندر ہے کیونکہ چند جو متاثرہ ممالک ہیں ان میں سے وہ شامل ہے۔ اچھا میں آپ کو ایک اور چیز جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ باقاعدہ طور پہ آبنائے ہرمز کی نگرانی کیسے کی جا رہی ہے اور آبنائے ہرمز جو ہے وہ ایران کے کنٹرول کے اندر کس طریقے سے ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ جو ایران کی پاسداران انقلاب ہے ان کی جانب سے باضابطہ ایک ویڈیو بنائی گئی ہے اور یہ ویڈیو ڈرون سرویلنس کی ہے، یعنی وہ ڈرونز کے ذریعے وہاں پر بتا رہے ہیں اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس وقت جو آبنائے ہرمز میں تمام آمد و رفت جو ہے وہ اور وہاں پہ جو اوورآل کنٹرول ہے وہ اس وقت ایران کی فوج کے پاس ہے، یعنی وہ اس کو مکمل طور کے اوپر اون کر رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو جو اس وقت امپورٹنٹ بات بتانا چاہتا ہوں وہ امریکہ کی جو سینٹرل کمانڈ ہے جو اس پورے ایشیا کو اور یہاں کو لیڈ کرتی ہے یا ڈیل کرتی ہے، تو انہوں نے آج اس سلسلے میں رات کو اعلان کر دیا ہے اور ان کا یہ بتانا ہے کہ یہ جو اسٹریٹ آف ہرمز کی ناکہ بندی ہے وہ آج پیر سے شروع ہوگی اور چونکہ ٹرمپ نے اعلان کیا تھا تو ان کے مطابق جی 13 اپریل کو جو صبح 10 بجے ایسٹرن ٹائم ہے ایرانی بندرگاہوں میں داخل ہونے اور نکلنے والے تمام سمندری ٹریفک کی ناکہ بندی پر عمل درآمد جو ہے وہ شروع کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جہاں پہ ایسی صورتحال ہوئی یا امریکہ کے کوئی جہاز واقع ہوئے تو اس پہ اگر ایران کی طرف سے کوئی کانفلکٹ آتا ہے یا ایران اس کو ہٹ کرتا ہے تو پھر امریکہ کا رد عمل بھی آئے گا، پھر کیا براہ راست ایک اور فوجی تصادم کی طرف سے چیزیں آئیں گی۔ تو ٹرمپ کا یہ جو فوج کو حکم ہے جس کو پوٹینشل ملٹری کانفلکٹ کی طرف لے جانے کی بات کی جا رہی ہے، تو چونکہ سینٹرل کمانڈ یہ کہہ رہی ہے کہ ناکہ بندی تمام ممالک کے جہازوں پر یکساں طور پہ نافذ کی جائے گی جو ایرانی بندرگاہوں اور ساحلی علاقوں میں داخل ہوں گے یا وہاں سے نکلیں گے، اس میں خلیج اور بحیرہ عمان میں واقع تمام ایرانی بندرگاہیں شامل ہیں۔ اب اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ چلیں پاکستان جیسے ملک یا ایسے چھوٹے ملک جو امریکہ سے لڑائی نہیں لڑنا چاہتے یا نہیں لڑ سکتے تو وہ تو خاموش رہیں گے، لیکن جب آپ چین کے جہاز سب سے زیادہ وہاں پر جاتے ہیں، چونکہ چین کے جہاز ہی ایران کا تیل لے کر جاتے ہیں،
तो फिर आप क्या करेंगे? क्या चीन के जहाज़ों के साथ भी यही होगा? क्योंकि चीन से तो वो कोई टोल टैक्स नहीं लेते होंगे और चीन उनसे तेल भी खरीदता है, बहुत ज़्यादा खरीदता है। ये अलग बात है कि अमेरिका कहता है या तो सब तेल खरीदेंगे या कोई भी जो है वो तेल नहीं खरीदेंगे। तो अब उनके मुताबिक सेंट्रल कमांड ये कहता है कि आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले उन जहाज़ों की राह में रुकावट नहीं डाली जाएगी जो गैर ईरानी बंदरगाहों की जानिब यहाँ वहाँ से आ रहे होंगे। दूसरे लफ्ज़ों में आप यूँ कहिए कि वो कह रहे हैं कि हम ईरान के अंदर से तेल नहीं जाने देंगे, हम ईरान के हवाले से चीज़ें जो है वो नहीं करने देंगे। अब उसमें एक चीज़ और है, उसमें चूँकि अब स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ तो एक प्रॉब्लम बन गई है। हमने सऊदी अरब की तरफ से एक चीज़ देखी है कि सऊदी अरब ने जो उनकी वहाँ पर बताया गया है कि ख़ासकर ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन है, जिसको मशरिक़ मग़रिब पाइपलाइन कहा जाता है, उससे तेल की तरसील का जो निज़ाम है वो बहाल है और उसके तरफ जो तवानाई के ढांचे हैं उनकी सऊदी अरब की जो वजारत तवानाई है उनके मुताबिक उन्होंने उसको बहाल कर दिया है। चूँकि बताया गया था कि जुमेरात के रोज़ वहाँ पर हमले हुए थे और इस पाइपलाइन के ज़रिए जो रोज़ाना 7 लाख बैरल तेल की तरसील है वो रुक गई थी, तो उसके बाद अब उन्होंने आबनाए हुर्मुज़ की बजाय जो उनकी मशरिक़ और मग़रिब की पाइपलाइन है, यानी ये मुतबादिल रास्ता है जिसको सऊदी अरब एक्टिव कर रहा है, तो इस पाइपलाइन के ज़रिए जो ख़ाम तेल है वो बहिरा अहमर पर वाक़ एक टर्मिनल है, वहाँ पर पहुँचाया जाता है और उसके बाद जो है वो आगे वो दुनिया को भेजा जाएगा। तो उनके मुताबिक जो सऊदी अरब के साहिल के करीब मुनेफा ऑयल प्रोडक्शन फैसिलिटी है वो भी बहाल कर दी गई है, लेकिन जो हुरेस ऑयल फील्ड है उस पर मुरम्मत का काम जारी है। तो सऊदी अरब की ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जिसमें वो आबनाए हुर्मुज़ से जो ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन है उसकी तरफ चीज़ें लेकर जा रहे हैं, जहाँ पे 7 लाख बैरल पर डे के हवाले से है। तो ये एक बड़ी उनकी वो चीज़ है। अच्छा, अब ईरान क्या कह रहा है? ईरान ये कह रहा है कि उसकी जो मीडिया से रेलिवेंट है, चूँकि अब ये तो नहीं हो सकता ना कि उसकी फैसिलिटीज़ के ऊपर हमले ना हुए हों। तो ईरान के मुताबिक जो उनकी ऑयल रिफाइनरीज़ के ऊपर हमले हुए हैं, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज़ हैं, तो इस हवाले से वो इसको उसने टारगेट ये सेट किया है कि अगले 2 महीनों के दौरान उसको 70 से 80% तक उन्होंने बहाल करना है। इसी तरह से ईरान का मीडिया ये भी बता रहा है कि वो मुख्तलिफ पुल जो उनके तबाह हुए थे, उन पुलों के ऊपर काम शुरू हो गया है और इस बारे में वो बड़ी तेज़ी के साथ जो है काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ, रात स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से पाकिस्तान के हवाले से एक ख़बर आई और वो ख़बर ये थी कि 2 जो पाकिस्तानी जहाज़ हैं उनको आबनाए हुर्मुज़ पहुँचने के बाद जो है वो अचानक वापस भेजा गया और ये पाकिस्तान नेशनल शिपिंग के दोनों जहाज़ जिनका नाम शालामार और खैरपुर है, वो परसों रात कुवैत और यूएई के लिए रवाना हुए थे क्योंकि इन्होंने वहाँ से कुछ अपने लोडिंग करनी थी, लेकिन इनको अभी ये मालूम नहीं हुआ कि क्या वजूहात हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर इनको वापस भेजा गया है या उसके पीछे क्या चीज़ें हैं। अब ये सारे का सारा जो इम्पैक्ट है ज़ाहिर है वो ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर आ रहा है और उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते और वॉर तो वैसे ही बहुत महंगी पड़ती है। मसलन उसकी एक मिसाल ये ले लीजिए कि ख़ुद जो इसराइल है, जो इसराइल की फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उसने ये कहा है कि ईरान के साथ जो उनकी वॉर है वो कोई 11 बिलियन डॉलर की कॉस्ट उनको पड़ी है। मेरे ख़्याल से अगर आप ये देखें तो उनके मुताबिक ये उनका 2026 का जो बजट है उसमें ऐड कर दिया गया है। मेरा ख़्याल है इससे कहीं ज़्यादा कॉस्ट होगी। नंबर 1 जो उनके एक्सपेंडिचर को लेकर उनके जो इंटरसेप्टर्स इस्तेमाल हुए, जो उनको नुकसान पहुंचा, लेकिन ज़ाहिर है कि वो इस कॉस्ट को कम से कम रखने की कोशिश करेंगे या ये बताने की कोशिश करेंगे कि देखिए जनाब ये तो हमारे लिए इतनी चीज़ नहीं है। अच्छा, इसके बीच में जी कुछ अहम राब्ते हुए हैं। नंबर 1 पाकिस्तान का जो मिस्र के साथ राब्ता हुआ है। आप जानते हैं कि जहां पाकिस्तान सालसी कर रहा है तो मिस्र और टर्की भी उसके अंदर शामिल हैं, तो वज़ीर ख़ारजा की उनसे बातचीत हुई है। तो बहुत सारे ममालिक जिसमें पाकिस्तान शामिल है वो एक तो ये कह रहा है कि हम इस मुज़ाकरात के अमल के दौरान जो है वो सहूलतकारी का अमल भी जारी रखेंगे और हम ये चाहते हैं कि सीज़ फायर भी बरकरार रहे। तो पाकिस्तान ने इजिप्ट के साथ राब्ता किया है, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर का रात सऊदी अरब के फ़ॉरेन मिनिस्टर के साथ बातचीत हुई है और उस के अंदर भी वही बात के सहूलतकारी के अमल जारी रखने और इस सीज़ फायर के हवाले से इम्पॉर्टेंट है। और सऊदी अरब के हवाले से मैं एक चीज़ आपको और बताना चाह रहा हूँ कि सऊदी अरब जो है उसने कल इराक़ के एम्बेसडर को भी कॉल की या बुलाया, उनको तलब किया अपने फ़ॉरेन ऑफिस के अंदर और उसकी वजह ये थी कि इस पूरी जंग के दौरान जो उनके मुल्क में बहुत सारे ड्रोन्स आए जिससे उनकी ऑयल फैसिलिटीज़ को या बाकी जगहों के ऊपर नुकसान हुआ। तो उनका कहना ये है
उसके लिए इराक़ की सरज़मीन इस्तेमाल हुई है, तो इसलिए वो उसकी जवाब तलबी जो है वो कर रहे हैं। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट एक राब्ता था वो ईरान के जो सदर हैं उनके दरमियान और उसके अलावा जो रूस के सदर हैं उनके दरमियान राब्ता हुआ है। और जिस तरह से मैंने आपको कहा कि ये सारे जहाज़ जा रहे हैं, तो हम जैसे मुल्क तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जो तगड़े मुल्क हैं, जिस तरह रशिया तगड़ा मुल्क है, जिस तरह चाइना तगड़ा मुल्क है, तो वो बोलेंगे। तो ईरान के सदर के साथ ये राब्ता बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद जो ईरान के सदर हैं, जिस तरह से हमने कल देखा कि अमेरिका के जो डेलीगेशन के सरबराह थे गालिबाफ, वो ये कह रहे थे कि अमरीकी हमारा एतमाद हासिल नहीं कर सके। उसी तरह से जो ईरान के सदर थे, रात उन्होंने दावा किया कि अमरीका के साथ मुआहिदा तब ही मुमकिन हो सकता है कि अगर अमरीका जो है वो आमरीयत को तर्क करे। आमरीयत से मुराद उनकी डिक्टेटरशिप है। उनका कि नंबर वन, आप आमराना रवैया तर्क करें। दूसरा, जो ईरानी कौम के हुकूक हैं उनका आप एहतराम करें, तो अमरीका के साथ जो है एक मुआहिदा हो सकता है। और उनका कि अमेरिका के साथ जो मुआहिदा है वो दस्तरस से बाहर नहीं है। अब ये उनकी जो गुफ्तगू है ये उस वक्त हुई जब उन्होंने उनके साथ गुज़श्ता रोज़ जो है वो प्यूटन के साथ भी बातचीत की है। तो वो अमेरिका को सिग्नल गुफ्तगू का भी दे रहे हैं, बाकी जंग लड़ने की बात तो वो भी कर ही रहे हैं। तो ये अब तक की अपडेट्स हैं जनाब। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।